सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं कॉपलैंड के बारे में। ये कहानी है गैरिसन नाम के एक छोटे से टाउन की, जहाँ के सारे ही पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा करप्ट हैं। लेकिन यहीं पे एक फ्रेडी नाम का शेरिफ है जो हमेशा से एक कॉप बनना चाहता था, लेकिन उसके इतने काबिल होने के बावजूद भी उसे हमेशा ही रिजेक्ट किया गया क्योंकि वो एक कान से सुन नहीं सकता। और बहुत साल पहले जब फ्रेडी छोटा था तब उसने देखा कि उसके सामने एक गाड़ी डूब रही है और उस गाड़ी से उसने एक औरत को बचाया था, और उसी हादसे के बाद उसने अपने एक कान को खो दिया। और इस बात का उसे जिंदगी भर पछतावा रहता है क्योंकि उस हादसे के बाद से वो पुलिस को कभी भी ज्वाइन नहीं कर सका। और फ्रेडी को ये बात पता है कि गैरिसन शहर के जितने भी पुलिस वाले हैं वो सब बहुत ही ज्यादा करप्ट हैं और वो हर जगह अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन फ्रेडी सिर्फ एक शेरिफ है और वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए उसने चीजों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। लेकिन फ्रेडी के साथ कुछ ऐसा होता है जब वो निश्चय करता है कि वो पूरे टाउन को ठीक करेगा। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने गैरिसन शहर का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक छोटे से नाइट बार को देखते हैं। और अभी फ्रेडी यहीं पे होता है और उसने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली है। और यहीं पे फ्रेडी का एक दोस्त होता है जिसका नाम है फिगिस, और फिगिस एक पुलिस वाला है और वो हमेशा ही परेशान रहता है क्योंकि उसे पता है कि शहर के पूरे पुलिस वाले करप्ट हैं। इसीलिए फ्रेडी की फिगिस से इतनी बनती है और ये दोनों एक ही घर में रहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे फ्रेडी कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, तब फिगिस उसे गाड़ी तक छोड़ता है और वो बार बार फ्रेडी से पूछता है कि क्या तुम गाड़ी चला पाओगे, और फ्रेडी कहता है कि हाँ। लेकिन वो जैसे ही गाड़ी लेकर के बाहर जाता है तभी उसके सामने एक जानवर आ जाता है। तब उस जानवर को बचाने के चक्कर में फ्रेडी की गाड़ी जाकर के एक पेड़ से टकरा जाती है। तभी दूसरी तरफ हम एक और कॉप को देखते हैं जिसका नाम है बेबीच, लेकिन इसे सारे लोग सुपर बॉय कह के बुलाते हैं। और अभी बेबीच भी एक बार में होता है, लेकिन वो जैसे ही बार से बाहर निकलता है वो अपनी गाड़ी में बैठता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पे दो लड़के उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं और वो उसकी गाड़ी से गाड़ी टकरा रहे हैं और ये दोनों अफ्रीकन अमेरिकन है। तभी उस गाड़ी से एक लड़का ऐसी रॉड निकालता है जिसे देखने के बाद बेबीच को लगता है कि वो बंदूक है, और इसी वक्त बेबीच के गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और बेबीच को लगता है कि उन लोगों ने इस पे गोली चलाई है। इसीलिए वो अपनी बंदूक उठाता है और उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और इसी गोलीबारी में वो दोनों मारे जाते हैं। और जल्दी ही पूरे शहर की पुलिस यहाँ पे आ जाती है। तभी यहाँ पे हम एक और पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम है लेफ्टिनेंट रे, और यहाँ पे जितने भी करप्ट पुलिस वाले हैं वो उन सबका हेड है और बेबीच उसका भतीजा है। इसीलिए वो जैसे ही यहाँ पे आता है वो बेबीच को बचाने के चक्कर में लग जाता है। और जैसे ही इन्हें पता लगता है कि उन लड़कों की गाड़ी में कोई भी हथियार नहीं है, ये बहुत ही परेशान हो जाते हैं और इन्हें लगता है कि बेबीच ने उन्हें ऐसे ही मार दिया है और अब इनके पास कोई भी सबूत नहीं है कि उन लोगों ने बेबीच पे हमला किया था। तभी यहाँ पे हम एक और करप्ट पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम है जैक, और जैक और रे एक साथ काम करते हैं। इसीलिए जैक एक बंदूक निकालता है और उसे ले करके उनकी गाड़ी में रख देता है। लेकिन यहाँ पे एक और अफ्रीकन आदमी होता है जो इस चीज को देख करके भड़क जाता है और वो जैक को कहता है कि मैंने तुम्हें अभी अभी बंदूक रखते हुए देखा। इसीलिए अब वो दोनों लड़ने लगते हैं और बेबीच समझ जाता है कि अब मामला बढ़ते जा रहा है, इसीलिए वो परेशान होने लगता है। तभी रे सबको कहता है कि बेबीच नीचे पानी में कूद गया और उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन कोई भी इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और सब लोग समझ जाते हैं कि इन लोगों ने शायद उसे बचाने के लिए ऐसा किया है क्योंकि इन्हें पानी में कुछ भी नजर नहीं आता। इसीलिए अब ये सारे लोग पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन और यहाँ पे हर तरफ तनातनी का माहौल होता है क्योंकि सारे लोग बेबीच को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन रे और जैक ने एक अलग कहानी बना दी है कि बेबीच मर चुका है। तभी जल्दी यहाँ पे इंटरनल अफेयर वाले आ जाते हैं और इंटरनल अफेयर का हेड होता है टिल्ले, जो न्यूयॉर्क से यहाँ पे आया है और वो इस केस की छानबीन कर रहा है। इसीलिए वो जितनी जानकारी इनके बारे में हो सके उतनी जानकारियां इकट्ठा कर रहा होता है। तभी हम फ्रेडी को देखते हैं जो एक गाड़ी में बैठा होता है और उसके साथ यहाँ पे एक और शेरिफ होती है जिसका नाम है सिंडी, और ये लोग गाड़ियों की स्पीड चेक कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी कितने गति के साथ जा रही है। तभी यहाँ से एक गाड़ी बहुत ही तेजी में जाती है और सिंडी कहती है कि ये लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, इतनी तेज गति से यहाँ पे गाड़ी कोई भी नहीं चला सकता। इसीलिए सिंडी उस गाड़ी को रोकती है और हम देखते हैं कि इस गाड़ी में रे और जैक है और ये दोनों सिंडी को कहते हैं कि तुम्हें शायद पता नहीं हम लोग कौन है, हम पुलिस वाले हैं, इसीलिए हमें जाने दो। लेकिन सिंडी कहती है कि नियम सबके लिए एक है। तभी रे देखता है कि फ्रेडी यहीं पे है और रे फ्रेडी को जानता है, इसीलिए वो उसे बुलाता है और फ्रेडी भी इन्हें जाने देता है। लेकिन जब ये गाड़ी जा रही होती है तभी फ्रेडी देखता है कि इसी गाड़ी के पीछे बेबीच बैठा हुआ है और अब फ्रेडी को ये बात पता लग जाती है कि बेबीच अभी भी जिंदा है। तभी हम टिल्लिन को देखते हैं और टिल्लिन जब एक कैफे में होता है तभी उसकी मुलाकात होती है रे और जैक से और देखते ही देखते इन लोगों में तनातनी हो जाती है। और टिल्लिन कहता है कि मुझे पता है कि शहर में क्या होता है और तुम लोग यहाँ पे कितनी मनमानी करते हो, इसीलिए मैं इस केस की तह तक जाऊंगा। तभी हम फ्रेडी को देखते हैं और फ्रेडी को एक खिलौना मिलता है और उसे पता है कि ये खिलौना किसका है, इसीलिए वो एक घर पे जाता है और उस घर से लीज नाम की एक औरत बाहर आती है और ये वही औरत है जिसका बहुत साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और वो अपने कार के साथ पानी के अंदर गिर गई थी। तब फ्रेडी ने उसे बचाया था और उसी समय फ्रेडी का एक कान खराब हो गया और फ्रेडी लीज को पसंद करता है और लीज भी फ्रेडी को पसंद करती है। लेकिन लीज की शादी हो चुकी है और उसका भी पति एक कॉप है जिसका नाम है जोई, और अब फ्रेडी खिलौना देता है और उसके बाद यहाँ से निकल जाता है और वो उसी ब्रिज के पास जाता है जहाँ से उसने लीज को बचाया था और फिर से उसी घटना को रिकॉल करने लगता है
और वो बार बार पछताता है कि अगर वो पानी में नहीं कूदा होता तो आज वो भी एक पुलिस वाला होता। लेकिन अब फिर से शाम हो जाती है और हम सारे लोगों को एक बार में देखते हैं और यहाँ पे रे भी आया होता है अपने साथियों के साथ और फ्रेडी के साथ यहाँ पे फिगिस बैठा होता है और यहाँ पे जोई भी होता है। और अभी सारे लोग फिगिस का मजाक बनाने लगते हैं क्योंकि फिगिस की गर्लफ्रेंड एक ड्रग एडिक्ट है और फिगिस ने अपने लिए एक घर लिया है, लेकिन वो कभी भी उस घर में नहीं रहता, वो हमेशा ही फ्रेडी के साथ रहता है। और फिगिस भी एक कॉप है, लेकिन वो अपने काम को कभी भी सीरियस नहीं लेता और इधर उधर भागते रहता है। और अब जैक यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मजाक बनाने लगता है फिगिस का, इसीलिए फिगिस गुस्सा हो जाता है और वो जैक को मारता है और कहता है कि ये पूरा शहर ही करप्ट है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि फिगिस के पार्टनर की मौत हो चुकी है, लेकिन रे ने उसके पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं किया और ये सारे करप्ट पुलिस वालों ने उसके पार्टनर के मौत के बाद भी कुछ नहीं किया। इसीलिए फिगिस को नफरत है इन सारी चीजों से और वो सबसे नफरत करता है। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है और जब फ्रेडी यहाँ से जा रहा होता है तभी वो लीज के पति को देखता है, यानी जोई को, और वो देखता है कि जोई के सर पे चोट लगी हुई है और लीज अंदर से चिल्ला रही है, इसीलिए वो रुक जाता है और वो जोई से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। तब जोई कहता है कि सब कुछ ठीक है, बस लीज दरवाजा नहीं खोल रही। और इस बात को सुनने के बाद फ्रेडी दरवाजा खुलवाता है और लीज दरवाजा भी खोल देती है। तब जोई घर के अंदर चला जाता है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि जोई का अफेयर चल रहा है रे की पत्नी के साथ, इसीलिए लीज इतने ज्यादा गुस्से में है। लेकिन अब फ्रेडी भी यहाँ से चला जाता है। तभी फ्रेडी को पता लगता है कि फिगिस के घर में आग लग चुकी है और उसका पूरा घर जल के राख हो चुका है। इसलिए फ्रेडी जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तब वो देखता है कि घर के साथ साथ फिगिस की गर्लफ्रेंड भी जल चुकी है और अब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। और अब ये लोग उसकी गर्लफ्रेंड को संभाल ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे फिगिस आ जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के बाद टूट जाता है और बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। तब धीरे धीरे सारे लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही समय बीतते जाता है और अगली सुबह रे भी आता है फिगिस के पास और वो उसे संभालने की कोशिश करता है। लेकिन अब फिगिस बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और सारे लोगों को लग रहा है कि ये सब कुछ रे ने करवाया है, क्योंकि रात में ही फिगिस ने उन सब पे उंगली उठाई थी। तभी हम देखते हैं कि ये सारे लोग बेबीज का फ्यूनरल कर रहे हैं। किसी को भी बेबीज की डेड बॉडी नहीं मिली है, लेकिन ये लोग सिर्फ उसके यूनिफॉर्म को यहाँ पे दफना रहे हैं। और जब फ्रेडी यहाँ पे जाता है तब रे उसे कुछ पुलिस वालों से मिलवाता है जो सीनियर्स होते हैं और ये यहाँ पे चाहता है कि फ्रेडी कैसे भी उसके तरफ से आ जाए, इसीलिए वो उसे घूस देने की कोशिश करता है और वो उसे लालच देता है कि अगर ये लोग चाहें तब वो उसे पुलिस में भी भर्ती कर सकते हैं, क्योंकि एक कान से सुनाई ना देने के बावजूद भी उम्मीद है। और अब फ्रेडी भी इनके झांसे में आने लगता है और यहाँ के बाद फ्रेडी जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचता है टिल्डेन उसके पास आता है और कहता है कि तुम जितने अच्छे तरीके से इस शहर को जानते हो उतने अच्छे तरीके से कोई नहीं जानता और तुम यहाँ के सबसे ईमानदार शेरिफ हो और तुम्हारे इतना ईमानदार कोई भी नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि बिना तुम्हारी मदद के मैं इस केस को सोल्व नहीं कर पाऊंगा और मुझे पता है कि बेबिच नहीं मरा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस केस में मेरी मदद करो, क्योंकि अगर तुम मदद करोगे तब हम बहुत जल्दी इस केस को सुलझा लेंगे। लेकिन फ्रेडी यहाँ पे टिल्डेन को कुछ भी नहीं बताता और टिल्डेन भी हार मान के चला जाता है। तभी हम रे को देखते हैं और रे के घर पे पार्टी हो रही होती है। तभी रे का सीनियर उसे कॉल करता है और कहता है कि तुम लोग किस बात की पार्टी कर रहे हो, तुम्हें शायद पता नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हर जगह हंगामा हो रखा है कि 2 काले लोगों को एक पुलिस वाले ने मार दिया और अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और ये लोग तब तक शांत नहीं होंगे जब तक उन्हें बेबिच नहीं मिलता या फिर उसकी लाश नहीं मिलती। और अगर बेबिच जिंदा मिल गया तब तुम लोगों की ईंट से ईंट बच जाएगी, क्योंकि हर जगह तुम्हारा नाम आ रहा है। इसीलिए अब मैं कुछ नहीं जानता, अगर तुम लोगों को अपनी जान बचानी है तो मुझे कैसे भी बेबिच की लाश चाहिए। और इस बात को सुनने के बाद अब रे भी सोच में पड़ जाता है और रे की पत्नी को यह बात पता लग जाती है। तभी यहाँ पे फ्रेडी आता है और वो रे से बात करता है और कहता है कि टिल्डेन उसके पास आया था और टिल्डेन उसे सारी बातें पूछ रहा था, लेकिन इसने टिल्डेन को कुछ नहीं बताया, जबकि फ्रेडी को पता है कि बेबिच अभी भी जिंदा है। तब रे फ्रेडी को समझाता है कि इंटरनल अफेयर्स वालों के चक्कर में मत पड़ो, वो तुम्हारी जिंदगी को बद से बदतर बना देंगे। और इतना कहने के बाद वो फ्रेडी को यहाँ से भगा देता है। तभी हम रे की पत्नी को देखते हैं जिसे पता लग गया है कि ये लोग बेबिच को मारने वाले हैं, इसीलिए वो एक पेपर पे इन सारी बातों को लिखती है और ड्रिंक देने के बहाने वो पेपर बेबिच को दे देती है। तभी फ्रेडी अपने घर पहुंचता है। तब वहाँ पे लीज आती है और लीज बहुत ही ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उसे पता लग गया है कि जोई का अफेयर चल रहा है रे की पत्नी के साथ, इसीलिए वो बहुत दुखी है। और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और ये दोनों एक दूसरे से जाहिर करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग किस करते हैं इन्हें लगता है कि ये गलत कर रहे हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तभी हम बेबिच को देखते हैं और बेबिच जैसे ही उस चीज को पढ़ता है उसे पता लग जाता है कि उसे रे मारने वाला है, इसीलिए वो एक बंदूक अपने पास रख लेता है। तभी रे उसे बाहर बुलाता है और बाहर बुलाने के बाद जैक उसे मारने की कोशिश करता है। तब बेबिच गोलियां चलाने लगता है और गोलियां चला करके यहाँ से भागने लगता है और जोई भी इस चीज को देख लेता है और अब सारे लोग बेबिच का पीछा करने लगते हैं ताकि वो उसे मार दे। तभी अगली सुबह हम टिल्डेन को देखते हैं और अब टिल्डेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि मेयर ने इस केस को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि रे की पहुंच बहुत ऊपर तक है और उसने मेयर से कहा था कि वो बेबिच को मार देने वाला है, इसीलिए मेयर ने इस केस को सस्पेंड कर दिया। और अब टिल्डेन इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी है, इसीलिए वो यहाँ से जा रहा है। इसी बीच जैक आता है फ्रेडी के पास और वो उसे इनडायरेक्टली धमकाने लगता है कि अगर फ्रेडी ने किसी को कुछ भी बताया तब ये लोग फ्रेडी को भी मार देंगे, लेकिन फ्रेडी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी रात में हम जोई को देखते हैं जो एक ऐसी जगह पे गया हुआ है जहाँ पे गोलीबारी हो रही है और यहाँ पे एक गुंडा है जो सब पे गोलियां चला रहा है और जोई इस गुंडे से लड़ रहा है और इसी बीच में जोई के पैर में गोली लग जाती है
और जल्दी ही सारे पुलिस वाले भी यहाँ पे आ जाते हैं। तभी जोई ऊपर से नीचे लटक जाता है और ऐन वक्त पे यहाँ पे रे पहुंच जाता है। लेकिन जब रे देखता है कि जोई ऊपर लटका हुआ है तब वो वहाँ से बाहर आ जाता है और वो उस कमरे को बंद कर देता है, क्योंकि रे चाहता है कि जोई नीचे गिर करके मर जाए, क्योंकि उसे भी पता है कि जोई का अफेयर चल रहा था उसकी पत्नी के साथ। इसीलिए वो दरवाजे को लॉक करता है और उसे खोलने का नाटक करने लगता है और इसमें वक्त जाया करते रहता है। तब तक सारे पुलिस वाले यहाँ पे आ जाते हैं और जब तक रे दरवाजे को खोलता है जोई नीचे गिर करके मर जाता है और जैक भी इस बात को समझ जाता है कि रे ने जानबूझ के जोई को मरने दिया। तभी हम बेबिच को देखते हैं जो पहुंचता है फ्रेडी के पास और फ्रेडी को वो सारी बातें बताता है कि रे और वो सारे पुलिस वाले उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी वो बातें बता ही रहा होता है तभी फिगिस अंदर से बाहर आता है और जैसे ही बेबिच फिगिस को देखता है वो यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि फिगिस भी रे के साथ मिला हुआ है। तब फ्रेडी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन बेबिच यहाँ से भाग जाता है। तब फिगिस और फ्रेडी उसका पीछा करने लगते हैं और फिगिस फ्रेडी से कहता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, रे ने ही बेबिच को बचाया और आज वही उसे मारने की कोशिश कर रहा है। और अब अगली सुबह ये लोग पहुंचते हैं जोई के फ्यूनरल में, लेकिन फ्रेडी इन सारी चीजों से तंग आ चुका है, क्योंकि पूरे शहर में ये बात फैल चुकी है कि रे ने जानबूझ के जोई को मारने दिया। इसीलिए फ्रेडी को बहुत बुरा लग रहा है। फिर वो पहुंचता है रे के पास और उसे कहता है कि रात में बेबिच मेरे पास आया था और वो कह रहा था कि तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे हो। तब रे यहाँ पे फ्रेडी को डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैंने इस शहर के लिए क्या किया है। मैंने यहाँ पे सारे पुलिस वालों को पनाह दी और मैंने उन्हें पुलिस वाला बनाया, इसलिए तुम मुझे किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम पुलिस वाले नहीं हो और तुम एक मामूली शेरिफ हो। इसीलिए मुझे मत सिखाओ कि मुझे कैसे काम करना है। और अब फ्रेडी इन बातों को सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसीलिए वो पहुंचता है न्यूयॉर्क, क्योंकि अब वो टिल्डन से मिलना चाहता है। फिर वो टिल्डन से मिलता है और कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है, क्योंकि अब उसे पता लग चुका है कि रे करप्ट है और उसके साथ साथ वहाँ के सारे पुलिस वाले। लेकिन टिल्डन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। तब फ्रेडी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम उस दिन मेरी मदद मांग रहे थे और आज मैं मदद करना चाहता हूँ तब तुम कुछ नहीं बोल रहे। तब टिल्डन भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तब तुमने कुछ नहीं किया और आज अचानक तुम्हारे अंदर की इंसानियत जाग गई। तुम्हें पता नहीं कि वो लोग कौन है। वो शहर ऐसे ही रहेगा और हमेशा ही उनकी मनमानी चलेगी, क्योंकि उन लोगों ने मेयर को एक कॉल किया और वो केस चुटकियों में बंद हो गया। इसीलिए तुम यहाँ से जाओ। और फ्रेडी इन बातों को सुनकर के यहाँ से जाने लगता है। तभी उसे अपने शहर की बहुत सारी फाइलें नजर आती हैं और वो उनमें से एक फाइल चुरा लेता है। और वापस आने के बाद जब वो फाइलों को पढ़ता है तब उसे पता लगता है कि शहर में कितना सारा क्राइम हुआ है और सब में इन पुलिस वालों का हाथ था। इसीलिए वो इस बारे में सिंडी से बात करने लगता है। तब सिंडी कहती है कि ये बातें सबको पता है और मैं भी इस चीज से तंग आ चुकी हूँ, इसीलिए मैं आज के आज और अभी के अभी शेरिफ की नौकरी छोड़ रही हूँ और उसके साथ साथ इस शहर को भी छोड़ करके जा रही हूँ, क्योंकि ये शहर एक दलदल है और कोई कितनी भी कोशिश कर ले वो इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकता। और इतना कहने के बाद अब सिंडी जाने लगती है। तब फ्रेडी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन सिंडी नहीं रुकती। तब फ्रेडी जाता है एक मेले में और वो निशानेबाजी का खेल खेलने लगता है। तभी वहाँ पे जैक आता है और वो फ्रेडी को धमकाने लगता है और जब फ्रेडी एक गोली चलाता है तब उसका निशाना चूक जाता है। तब जैक एक गोली चलाता है और उसका निशाना बिल्कुल ठिकाने पर लगता है और वो फ्रेडी को कहता है कि यही अंतर है शेरिफ और पुलिस वाले में। तब फ्रेडी लगातार 5 गोलियां चलाता है और वो पांचों की पांचों गोलियां निशाने पे होती है और इस चीज को देखने के बाद जैक समझ जाता है कि फ्रेडी कितना काबिल है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। तभी रात में जब फ्रेडी घर जा रहा होता है तब वो अपने गाड़ी में एक ऑफिसर को देखता है और कहता है कि हमें पता लगा था कि तुम न्यूयॉर्क गए थे और तुम इंटरनल अफेयर वालों से मिल रहे हो, इसीलिए हम तुम्हें आगाह करना चाहते हैं कि इन सारी चीजों को बंद कर दो, नहीं तो तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो तुम्हें पता भी नहीं है। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तभी फ्रेडी पहुंचता है घर और वो घर आते ही $2 लाख का चेक देखता है और ये चेक है फिगिस का। तभी यहाँ पे फिगिस आता है और फ्रेडी उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल गया जो तुमने इंश्योरेंस वालों से क्लेम किया था। और फिगिस कहता है कि हाँ। तब फ्रेडी पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तब वो कहता है कि अब मैं शहर छोड़ करके जा रहा हूँ। और अब इस बात को सुनने के बाद फ्रेडी को शक होने लगता है, इसीलिए वो फिगिस के जले हुए घर के पास जाता है और सारी चीजों को देखने के बाद उसे समझ में आता है कि फिगिस ने खुद अपने घर को आग लगाई थी। और अब फ्रेडी वापस आता है और वो फिगिस से कहता है कि मुझे पता लग चुका है कि तुमने ही अपने घर में आग लगाई थी ताकि तुम्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल सके और तुम शहर को छोड़ करके चले जाओ। तब फिगिस कहता है कि हाँ। तब फ्रेडी कहता है कि तुम्हें ये भी पता नहीं था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहाँ पे आ जाएगी। तब फिगिस कहता है कि नहीं, वो कभी उस वक्त घर पे नहीं आती थी, वो बार में नशे में धुत पड़ी रहती थी, लेकिन पता नहीं वो उस दिन कहाँ से आ गई और इस शहर में हमेशा ही ऐसा होते रहता है, इसीलिए अब मैं शहर को छोड़ करके जा रहा हूँ। तब फ्रेडी उसे कहता है कि तुम ऐसे ही सारी चीजों को छोड़ करके चले जाओगे जबकि तुम्हें पता है कि इस शहर में क्या हो रहा है और तुम्हें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। तब फिगिस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस शहर में क्या हो रहा है और दूसरे शहर में क्या हो रहा है, मुझे सिर्फ अपनी फिक्र है और मैं बस यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। तब फ्रेडी पहुंचता है रे के घर पे और वो रे की पत्नी से पूछता है कि मुझे बताओ कि बेबिच कहाँ पे है। तब वो कहती है कि मुझे पता नहीं। तब रे कहता है कि सिर्फ मैं ही उसे बचा सकता हूँ। तब वो बता देती है कि बेबिच कहाँ पे रहता है। इसीलिए फ्रेडी पहुंचता है पानी टंकी के पास और वो जैसे ही उसके अंदर जाता है उसे बेबिच मिल जाता है, इसीलिए वो उसे लेकर के पुलिस स्टेशन आ जाता
जाता है और रात भर यहीं पे रखता है और सुबह सुबह उसे लेकर के न्यूयॉर्क जाने लगता है। तभी यहाँ पे जैक आ जाता है एक और ऑफिसर के साथ। फिर ये लोग फ्रेडी पे बंदूक तानते हैं और बेबीज को लेकर के जाने लगते हैं और जाते समय जैक फ्रेडी के कान के पास गोली चलाता है और वो जानता है कि फ्रेडी के एक कान से सुनाई नहीं पड़ता, इसीलिए वो उसके दूसरे कान के पास गोली चलाता है ताकि फ्रेडी बिल्कुल बहरा हो जाए। और अब ये लोग इसे बहरा करते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं और फ्रेडी दर्द से कराहने लगता है। लेकिन फ्रेडी अब इनका पीछा करते हुए पहुंचता है रे के घर पे। तब सारे लोग उसे देख करके गुस्सा हो जाते हैं और एक ऑफिसर गोली चलाने वाला होता है फ्रेडी पे। तभी फ्रेडी उसे गोली मार देता है और इस आवाज को सुनने के बाद जैक भी बाहर आता है, इसीलिए अब जैक भी गोली चलाने वाला होता है फ्रेडी पे। तब फ्रेडी उसे भी गोली मार देता है और अब यहाँ पे ऐसे ही गोलीबारी होने लगती है। तभी एक आदमी पीछे से फ्रेडी को मारने की कोशिश करता है। तब तक यहाँ पे फिगिस भी आ जाता है और फिगिस उस आदमी को मार देता है। तभी इन्हें रे भी दिख जाता है, इसीलिए अब ये लोग रे पर भी गोलियां चलाने लगते हैं और इसी के साथ फ्रेडी अंदर घुस जाता है। और वो जैसे ही घर के अंदर पहुंचता है बेबीज के पास, तभी उसके पीछे रे आ जाता है उसे मारने के लिए। तभी फ्रेडी उसे भी मार देता है और इन सबको मारने के बाद ये लोग बेबीज को लेते हैं और पहुंचते हैं न्यूयॉर्क। और वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है टिल्डन से और टिल्डन बेबीज को कस्टडी में ले लेता है और ये कार्यवाही ऐसे ही बढ़ने लगती है आगे। और देखते ही देखते सारी चीजों का पर्दाफाश हो जाता है और अब तक जितना भी क्राइम हुआ है ये लोग उन सारी चीजों को सामने ले आते हैं और हर जगह फ्रेडी की सराहना होती है और समय ऐसे ही बीतते जाता है। और फ्रेडी एक बार फिर से उसी नदी के पास खड़ा होता है। तभी उसका पार्टनर उसे बुलाने आता है और हमें पता लगता है कि अब फ्रेडी का कान ठीक हो चुका है और फ्रेडी एक बार फिर से शेरिफ के काम पे लग जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।